नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टॉप जियोपॉलिटिकल एंड वर्ल्ड अपडेट वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। पाकिस्तान को देने पड़ रहे हैं अपने आयरन बिरदर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यूएस लॉ मेकर की मांग, करिए अफगानिस्तान की मदद। यूएस और रशिया डिप्लोमेटिकली सुलझाने की कर रहे हैं कोशिश यूक्रेन स्टैंड ऑफ को। ब्रिटेन में चल रहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर चिंतन। फाइनली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होगी अब फिजिकली। सब कुछ विस्तार से जानेंगे, बने रहिए। पाकिस्तान को उसके आयरन बिरदर चाइना को पे करने पड़ रहे हैं लगभग 11.6 मिलियन यूएस डॉलर कंपनसेशन के तौर पे, जो कि 36 चाइनीज विक्टिम्स को, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में एक टेरर अटैक हुआ था इनके यहाँ। खैर पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, बट वहाँ हुआ था, काफ़ी न्यूज़ बनी थी इसकी। तो वहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबर वगैरह जो भी थे वहाँ पे, तो उनको जो अगर नुकसान हुआ है या उनकी मौत हुई है या इंजर्ड हुए हैं, तो उस हिसाब से पाकिस्तान को उनको देने पड़ रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर। पाकिस्तान में एक कमेटी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसके चीफ होते हैं वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, शौकत तरीन है फ़िलहाल वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने डिसाइड किया है उस कमेटी ने कि आइए भाई साहब, वहाँ उनको कंपनसेशन देते हैं जिन्होंने वहाँ जान गंवाई या जहाँ वहाँ लोग घायल हुए। उस अटैक में लगभग 10 चाइनीज़ नेशनल्स की मौत हुई थी, 26 के लगभग इंजर्ड हुए थे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, खैबर पख्तून प्रोविंस में। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर नहीं है। ये अलग से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के थ्रू लोन लेकर चाइना की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर ये प्रोजेक्ट बना रहा है। मल्टी बिलियन डॉलर की एक स्कीम है, 2015 से चल रही है। पाकिस्तान का कहना है कि ये गुड गेस्चर के तौर पे कर रहे हैं। खैर ऐसा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इस अटैक के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स ने वहाँ के काम करना बंद कर दिया था और डिमांड करी थी कि उन्हें कंपनसेशन मिले। तो इस हिसाब से पाकिस्तान उन्हें कंपनसेशन दे रहा है। खैर अब क्या ही बताऊँ मैं, इन लोग कंपनसेशन लेते फिर रहे हैं पूरी दुनिया भर से, पर इन्हें अब देना भी पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। आइए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। यूएस के लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से कहा कि प्लीज़ आप रिलीज़ करिए अफगानिस्तान के फंड्स, जो वहाँ के आम नागरिकों की बेसिक नीड्स के लिए मदद की जा सके। बेसिकली मैं बता दूं, जब यूएस ने अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया था खूब हंगामा मचा था, बट उसके बाद एक ट्रीटी भी एक प्रकार से उस समय यूएस ने सोच लिया था ऐसा कभी ना कभी करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से उन्होंने एक लॉ उस समय बना दी थी। जैसे ही तालिबान ने उस पर टेक ओवर किया, यूएस ने अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक के 10 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स जो अफ़गानिस्तान को बिलोंग करते थे वो सीज कर लिए थे अपने यूएस में। जब से यूएस ने और उनके नाटो अलाइज ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, कंट्री लगभग कोलैप्स ही करती जा रही है। दिन पर दिन इतने दृश्य देखने मिलते हैं, वहाँ इतनी भुखमरी है, काफ़ी जगह से मदद भी मिल रही है। हमारे इंडिया ने भी काफ़ी मदद करी थी और कर रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज़ भेज के, खाना भेज के। बीच में विवाद भी हुआ था कि पाकिस्तान जाने ही नहीं दे रहा था खाना, तो ये उनका डबल स्टैंडर्ड था, बट स्टिल हम लोग ने इसको शिप के ज़रिए खाना भेजा था अफगानिस्तान की जनता को, वीट वगैरह। यूएस के लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट को एक खत लिखा, उसमें कहा कि हमने अफ़गानिस्तान की जनता से वादा किया था, हम हो ना हो पर आपकी मदद ज़रूर करते जाएंगे। हाँ, हमने अपने कुछ पर्सनल कारण से लेकर, रीज़न से लेकर हम वहाँ गए, बट अब हम वहाँ नहीं हैं। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमें वहाँ मदद करनी चाहिए, और जो 20 साल हमने वहाँ प्रोग्रेस करी है वो एकदम से ख़त्म ना हो जाए। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए यूएस को उनके जो एसेट्स हैं उसको फ्रीज़ नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस टॉपिक को लेके कि यूएस को जो उन्होंने सेंट्रल बैंक का उनके पैसा है जो सीज करके रखा, क्या वो रिलीज़ कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? आप ज़रूर बताइएगा इसको लेके। यूएस और रशिया ट्राई कर रहे हैं अपनी डिप्लोमेसी, जो यूक्रेन के टेंशन्स हैं उनको लेके। सबको पता है यूक्रेन बॉर्डर पे भारी रशियन मिलिट्री तैनात की गई है पुतिन द्वारा। इसके बाद से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन इन्वेड कर देंगे, रशिया इन्वेड कर देगा, यूक्रेन का बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लेगा अपने रशिया में, उसको मिला लेगा। बट उसके बाद से कई सारी बातें चल रही थी। इसी बीच एक घटनाक्रम ये हुआ कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, एक प्रकार से वहाँ के विदेश मंत्री, और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव, मीटिंग करी इन दोनों ने जेनेवा में
फ्राइडे को। दोनों में खास बात ये हुई कि यूएस ने प्रॉमिस किया कि हम आपके सारे वादों को एक बार एनालाइज कर रहे हैं, अच्छे से हम आपकी सहायता कर सकते हैं। रशिया ने भी कहा, बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे जो कयास लगाए जा रहे थे एक दूसरे की तरफ से, उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी उन लोगों ने। बेसिकली रशिया ये कह रहा है कि हम यूक्रेन पे इन्वेट करने का कोई प्लान नहीं बना रहे हैं, बट बशर्त ये है कि जो यूक्रेन है, यूएस और नाटो मेंबर्स उनको अपने साइड अलाइड ना कर ले। रशिया की बेसिक मांग ये है कि जो नेटो है यूक्रेन को अपना पार्ट ना बना ले। इससे रशिया को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। एक इन्फ्लुएंस खड़ा करना चाह रहा है रशिया अपना यूक्रेनियन साइड्स, लगभग सेंट्रल एशिया में और ज़्यादा अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। पर अगर यूक्रेन नाटो में चला जाएगा तो काफ़ी दिक्कतें रशिया के लिए आ जाएंगी। वहाँ के ब्लिंकन ने, वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये बोला कि यूएस हमेशा राजी है, जब भी पुतिन और प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग करानी है आप हमको बताएं, हम कराएंगे और काफ़ी यूज़फुल होगी, प्रोडक्टिव होगी। इस स्टैंड ऑफ के बीच यूक्रेन में जो आर्मी लगाई है रशिया ने अपने यूक्रेन बॉर्डर पे, उसके बाद से जो उनके वेस्टर्न अलाइज हैं वो यूक्रेन को बहुत सारे इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स दे रहे हैं, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, जिससे कि यूक्रेन रशिया को डिफेंड कर सके। अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है, रशिया इन्वेट करने की कोशिश करता है, तब बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन में शायद हो सकता है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनकी कुर्सी अब छिन सकती है। बात हो ऐसी रही है कि उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है जनता का भी और थोड़ा बहुत पार्टी का भी। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स में आया और वहाँ ऐसा चल भी रहा है, क्योंकि बात ऐसी हो रही थी कि जब पैंडमिक का टाइम चल रहा था तो बोरिस जॉनसन की बहुत सारी पार्टीज़ थोड़ी बहुत हाईलाइट हुई रही वहाँ पे, तो सब में इस बात की नाराज़गी है। और जब वहाँ के प्रिंस भी मरे थे तब भी वहाँ शायद पार्टियाँ हो रही थी उनके ऑफिसेज में। एक प्रकार से मिसमैनेजमेंट, एक सीरियसनेस नहीं दिख रही है वहाँ के लोगों को। ऐसा लग रहा है सबको प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के खिलाफ थोड़ा बहुत माहौल बन रहा है वहाँ पे। अब अगर ऐसा होता है, क्योंकि भीतर का थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी जो वहाँ दो पार्टी है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के खुद के बहुत सारे सांसद ने कहा है कि हम अपने लीडर को बदलना चाहते हैं, हम इनके लीडरशिप में खुश नहीं हैं। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि एक इंडियन पेरेंट्स का बेटा फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम का बन सकता है। हिज नेम इज ऋषि सुनक। ही इज एट प्रेजेंट ट्रेजरी चीफ हैं वहाँ के, और बहुत उठ रहे हैं अपनी पार्टी में, राइजिंग स्टार एक प्रकार से। इनके माता पिता जो थे वह अफ्रीका से यूके में माइग्रेटेड हो गए थे, भारतीय वंश के हैं ये, इनके माता पिता भारतीय हैं। और भी बहुत सारे लोग कंटेस्ट में खड़े हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनकी दावेदारी काफ़ी प्रबल है। अगर बाय चांस ऐसा कुछ होता है, बोरिस जॉनसन इस्तीफा देते हैं या हटाए जाते हैं, तो काफ़ी चांस हैं कि ऋषि सुनक बन सकते हैं शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। मई के महीने में होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इन पर्सन मीटिंग, मतलब ऑफलाइन मीटिंग होनी है। जनवरी में थी पर दिसंबर में इसके होने के एक महीने पहले लगभग कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उस समय ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा फैल रहा था। पिछले 2 साल से लगभग ये इनकी मीटिंगें वर्चुअली ही हो रही हैं, पर इस बार मई में होगा कि यह मीटिंग्स फाइनली ऑफलाइन बेसिस पे होंगी। सारे वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे को मिलेंगे और इस मीटिंग का बेसिकली एजेंडा होगा पेंडेमिक से रिकवरी, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, बिल्डिंग बेटर फ्यूचर फॉर वर्क, एक्सीलरेटिंग स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का कैसे कोलैबोरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है, उस पर इसका फोकस होगा। आज के अपडेट्स में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।